हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में ज़्यादातर टाइप कंप्लीट कर लिए थे हमने। तो आज मैं आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चन हैं वो विविध क्वेश्चन हैं जो ठीक है वो करा रहा हूँ, या जो भी कोई कुछ चैप्टर कोई इस चैप्टर में से जो भी कोई टॉपिक बच्चों छूट गया होगा वो मैं आपको अभी करा दूंगा। ठीक है बाकी आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन ये है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे बेसिक से देख लो, कोई कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू रुपए में तो दे नहीं रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में 100 मानकर चलेंगे। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है बच्चों, तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है बच्चों, हमने 60 इनकम हमने 100 मान ली। उसकी इनकम कितनी है बच्चों? 100। उसने कहा है 60% खर्च करता है। अब इनकम अगर 100 है तो 100 का 60% बच्चों हो गया 60, यानी 100 में से 60 खर्च कर लेता है तो बचत कितनी हो गई? तो बचत होगी बच्चों 100 माइनस 60 यानी 40। बताओ, ये समझ आया? ठीक, फिर शेष बचत करता बचत हो गई। उसने कहा यदि आय 15% बढ़ जाए, तो बच्चों आय कितनी है उसकी? 100 है। अगर 15% बढ़ जाएगी तो आय कितनी हो जाएगी? 115। बताओ, अगर कोई वैल्यू आप 100 मानते हैं, 100 में परसेंटेज वृद्धि हो रही होती है तो डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं बच्चों, और 100 में अगर परसेंटेज में कमी होती है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। कोई वैल्यू अगर 100 है, उसमें 20% की वृद्धि हुई है तो नई वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो 120। अगर कोई वैल्यू 100 है, उसमें 10% की कमी हुई है तो बच्चों को हो जाएगी डायरेक्ट 90। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको जोड़कर या घटाकर, तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बताऊंगा क्या क्या चीज़ है ये। 100 इनकम थी, 15% बढ़ गई बच्चों, 115 हो गए। ठीक है, फिर उसमें कहा खर्च 10% बढ़ गया। अब देखो खर्च बच्चों है 60 है, तो अब यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि 60 प्लस 10 70। अगर ये 100 होता तब आप ऐसा कर लेते। उसने कहा बच्चों खर्च 10% बढ़ गया, तो आप इसका 110% निकाल दो, या इसका 10% कितना हुआ? 6 निकाल कर इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 66। ठीक है, या ऐसा करो कि खर्च बच्चों खर्च है उसका 60 और 10% बढ़ा है तो 110/100, इतना हो गया होगा खर्च। 2 0 11 गुणा 6 कितना हुआ? 66। ठीक है, फिर उसने कहा बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान दो, उसके पास 115 रुपए हैं और उसने 66 रुपए खर्च कर लिए। अगर इनकम में से खर्च घटाएंगे बच्चों तभी तो बचत आएगी। तो घटाओ कितना है? 15 में से 6 गया बच्चों 9, और 10 में से 6 गया 4। ठीक है, तो बचत जो है 49 हो गई। उसने पूछा बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बचत बच्चों कितनी बढ़ गई है कम हुई है? बढ़ गई है। कितनी बचत बढ़ गई है? 9 बचत बढ़ गई है। तो परसेंटेज में कितनी बचत बढ़ गई बच्चों? बचत बढ़ी है 9। किससे? बढ़ी तो 40 से ही है, तो 40 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 गुणा 9 बच्चों 45, 45/2%, या 45/2 को लिख सकते हैं 22.5। तो 22.5% की बच्चों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। किसमें? उसकी बचत में। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार। भाई इनकम 100 थी, उसने कहा 60% खर्च कर लिया, 60 खर्च कर लिया, तो 100 में से 60 खर्च कर लिया, 40 बचा। फिर उसने कहा इनकम जो है 15% बढ़ गई। 100 इनकम थी, 15% बढ़ गई, 115 हो गई। फिर उसने कहा खर्च 10% बढ़ गया। खर्च 60 था, 10% बढ़ गया बच्चों, 110/100 यानी 66 हो गया। अब 115 रुपए में से आपने 66 रुपए खर्च कर लिए, जब घटाएंगे तभी तो बचत आएगी, तो बचत आई 49। अब उसने कहा बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन में जिस तरह भी हो, बढ़ेगी या परसेंटेज में वृद्धि, जो भी कहा होगा हमें वही लेके चलना है। तो बचत बच्चों कितनी बढ़ी है? 9 बढ़ गई है। किससे? 40 से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो परसेंटेज जो है बच्चों वो 22.5% की वृद्धि हो गई है परसेंट उसकी बचत। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? ठीक है, अच्छा एक तरीका और है, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, या बच्चों आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि इसको इसी तरह करना है ना। देखो ऐसा कर लो, एक तरीका और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अनुपात में तोड़ दो इसको, अनुपात में करते हैं। देखो
तो ये चीज तो पता ही है सबको, ये चीज तो पता ही है कि जो 100 में से 60% खर्च कर लिया तो 40% बच गया। आप यहाँ इसका परसेंटेज, इसका अनुपात बना लो, मतलब आप 20 से भाग करो बच्चों, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, सॉरी 20 से भाग कर रहे हैं ना, 20 पंजे 100, ठीक है। अब क्योंकि बचत पूछी है बच्चों, अगर हम ऐसा मान लें बचत को 100 कर लें तो 100 से जो भी बढ़ेगी या घटेगी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये ना 50 से गुणा कर दो आप, अगर हम इन सबको 50 से गुणा करेंगे तो 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा 250, 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा 150 और 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 100। ये आय 250 रुपए थी, 150 खर्च कर लिया तो 100 रुपए बचे। उसने कहा इनकम जो है 15% बढ़ गई बच्चों, तो 15% कितना आएगा इसका, 250 का 15% बताओ कितना आया भाई, 15% आया बच्चों 37.5, या डायरेक्ट ही, चलो बात वही है, कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 250 गुणा 115/100, 25 पंजे 125 है, 12 25 में 25 और 12 37, 7 3 25 में 25 और 3 28, 287.5 जो है बच्चों ये नई इनकम आ गई उसकी। उसने कहा खर्च जो है वो 10% बढ़ गया, खर्च 150 था तो 10% निकालेंगे 15 बढ़ जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा खर्च 165, यानी 150 गुणा 115 110/100 कर दो, या डायरेक्ट इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो। अब 247.5 में से 165 रुपए खर्च कर लिए तो कितने बचे बच्चों 0.5, और 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, 22.5 और 1, 122.5 बच्चों ये बचत हो गई। अब देखो बचत 100 से कितनी हो गई 122.5 हो गई, 100 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है बच्चों 22.5, तो 22.5% की वृद्धि हो गई किसमें उसकी बचत में। क्या आप ऐसा कर सकते हैं बताओ, समझ आया नहीं आया, ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हो, या बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन सॉरी आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो एलिगेशन से किस तरह करेंगे, ये क्वेश्चन है समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं एक ही तरीके से बताऊंगा 100 वाले तरीके से। देखो एलिगेशन से किस तरह करेंगे समझ लो, भाई उसने कहा बच्चों 60% खर्च करता है, तो हम यहाँ खर्च लो, खर्च लेंगे पहले और यहाँ लेंगे बच्चों बचत। और ऐसा क्यों ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं बच्चों, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तभी तो इनकम आएगी, और तभी तो हम बीच में इनकम लगा के लिखेंगे। बताया था फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप और टोटल तो एलिगेशन लगा लेते हैं। अब उसने कहा बच्चों खर्च जो है वो 60% करता है, अब खर्च 60% है, बचत 40% होगी, यानी 20 या 60 और 20 दूनी 40, 3:2 का अनुपात होगा खर्च और बचत में। फिर उसने कहा यदि उसकी आय तो जो है 15% बढ़ गई, अच्छा इनकम मतलब 15% बढ़ गई बच्चों, ये बीच में लिख दिया क्योंकि खर्च और आय से खर्च और बचत बन मिलाएंगे तभी तो इनकम आएगी। उसने कहा खर्च 10% बढ़ गया, खर्च जो है 10% बढ़ गया, बचत का नहीं पता, लेकिन चलो इनका डिफरेंस देखेंगे बच्चों, तो डिफरेंस कितना आएगा 5, यहाँ में नहीं पता, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों 5 यूनिट कितने के बराबर है, 5 यूनिट 2 के बराबर है। अब 5 यूनिट 2 के बराबर है, या ऐसा कर सकते हो ये तो 3:2 के अनुपात में आएगा, तो 2 यूनिट कितने के बराबर है 5 के बराबर बच्चों, तो 2 यूनिट 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी 5/2, और 3 यूनिट कितने के बराबर बच्चों, तो 3 यूनिट हो गया 15/2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आएगा 15/2। अब एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाया था बच्चों, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे ये आना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 × 15 30 और 15 45, तो 45/2% आ जाएगा, और 45/2% क्या होगी बच्चों बचत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 22.5% किसकी वृद्धि, है ना। बताओ समझ आया नहीं आया। अगर यहाँ सोल्व होकर माइनस आ जाता बच्चों तो वो बचत में क्या हो जाती कमी हो जाती फिर, है ना, क्योंकि आपको कम कैसा आता बच्चों यहाँ जब माइनस आ जाता। देखो भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा। बताओ खर्च बचत और इनकम, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो बच्चों इनकम आ जाएगी। तो जो तरीका आपको ठीक लगा हो, जो आसान लगा हो, उस तरीके से आपको लेके चलने हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसी का, इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। अब उसकी जो इनकम है बच्चों, उसकी इनकम कितनी मान लें, 100 मान लें। उसकी इनकम है 100, उसमें से वो 75% खर्च करता है, तो 100 में से 75 खर्च कर लेता है, तो बचत कितनी होगी, तो बचत हो जाएगी 25 की। 100 में से 75 खर्च किए बच्चों, तभी तो 25 बचे। बताओ, समझ आया। फिर यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय है बच्चों 100, 20% बढ़ेगी तो आय कितनी हो जाएगी 120, और उसका खर्च 10% बढ़ जाए। अब खर्च 75 है, 10% बढ़ेगा बच्चों, इसका 10% कितना आएगा 7.5। अब 7.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 82.5, इसका नया खर्चा जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो, खर्चा बच्चों 75, 10% बढ़ गया तो 110/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से पॉइंट लगा देंगे। 11 की और 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 12 और 7 और 1 8, 82.5 है, ये नया खर्चा जाएगा। 120 रुपये में से 82.5 रुपये खर्च कर लिए बच्चों, तो कितने बचे 0.5 बचा, और 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, और 11 8 3 बचे, 37.5 की बचत हुई। बचत पहले हो रही थी 25 की और अब हो गई 37.5 की, तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है 12.5 की वृद्धि हुई है। और किससे वृद्धि हुई है बच्चों, 25 से ही तो वृद्धि हुई है, तो 25 और परसेंटेज के लिए गुणा 25 का 100, 12 चौका 48 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 50, तो 50% की वृद्धि हो गई है उसकी बचत में। ध्यान से बताओ, समझ आया नहीं आया, तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी और भी मेथड से करके देखना आप लोग, अगर नहीं होगा तो फिर बताना, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताजे फलों में 90% पानी है तथा सूखे फलों में 12% पानी है, तो 264 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। अब ये ताजे और सूखे का मतलब समझ लो बच्चों, ऐसा समझ लो जैसे कि आप मान लो कुछ भी कोई भी ताजा फल ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लो अंगूर ले लो बच्चों, आप ताजा ताजा अंगूर लाए, तो जो ताजा अंगूर होंगे बच्चों वो ज़्यादा रसीले होंगे, उसमें ज़्यादा रस होगा, रस मतलब यहाँ पानी, ठीक है। और वो आपने रख दिए और वो रखे रखे धीरे धीरे बच्चों सूखने शुरू हो जाएंगे। जब वो सूख जाएंगे या 4-5 दिन बाद जब आप उनको खाएंगे, तो जो ताजे फल जब आप खा रहे थे और जब आप वो रखे हुए सूखे फल खाएंगे, तो उसमें अंतर ये दिखाई देगा बच्चों कि बाद वाले जो फल होंगे जो सूख गए हैं वो कम रसीले होंगे, उनमें कम रस होगा। कम रस का मतलब बच्चों कम पानी होगा उनमें, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि उसने कहा बच्चों अगर जो ताजा फल लेते हैं तो उसमें 90% जूस है, पानी मतलब जूस। जो अगर वो रख के सूख गए हैं तो उसमें 12% का पानी बचा, 12% जूस बचा बच्चों, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो 90% पानी है, मतलब 1 किलो आप अंगूर लेकर आए, 1 किलो अंगूर 2 किलो लेकर आए, 1 किलो और 1 किलो, 1 किलो अंगूर आपने ताजे अंगूरों का जूस निकाला, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आपने रखे रहने दिए दूसरे किलोग्राम को, और उसके बाद कुछ दिन बाद उनका जूस निकाला, तो दोनों में जूस की मात्रा अलग अलग होगी, पहले में ज़्यादा होगी दूसरे में कम होगी। लेकिन बच्चों जो पल्प निकलेगा, मतलब जो वेस्टेज निकलेगा, मतलब जैसे कि आप उसका जूस निकाल देंगे तो जो वेस्टेज मटेरियल बचेगा, पल्प जिसको कहते हैं गुदा बच्चों, वो जो होगा क्या दोनों कंडीशन में सेम होगा, वो सेम होगा, ठीक है। मतलब जो सूखा हुआ भाग है, सूखा हुआ का मतलब है पल्प जो है, ठीक है, जो जूस निकालने के बाद जो मटेरियल बच गया है दोनों में वो बराबर होगा, भले ही जूस की मात्रा अलग अलग हो, ठीक है। तो हमें वही करना है, वही कॉन्सेप्ट है, वो है बच्चों कि उसने कहा 264 किलोग्राम ताजे फल है बच्चों, 264 किलोग्राम ताजे फल हैं, अगर हम इनमें से जूस निकाल दें, 90% पानी इनका निकाल दें, तो 10% क्या बचेगा बच्चों, पल्प। बताओ, पल्प मतलब वेस्टेज मटेरियल जो जूस निकालने के बाद बचता है, ठीक है। फिर उसने कहा लेकिन अगर जो सूखे फल हैं उनमें 12% पानी है। अब मान लो जो ताजे फल हैं ये आपने रख दिए और इनसे जो सूख गए वो x किलोग्राम बन गए। जो ताजे फल थे आपने रख दिए, इन ताजे फलों से जो सूख गए वो x किलोग्राम है। अब सूख गए हैं बच्चों, पानी तो उनमें भी है, भी जूस तो उनमें भी है। अगर हम उसमें से 12% पानी हटा दें तो 12% का मतलब बच्चों 88% बचा।
तो 88% क्या बच गया, पल्प। ये भी पल्प की मात्रा है, मतलब जूस निकालने के बाद जो बचा, ये भी जूस निकालने के बाद बचा। तो इसको दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि जो पल्प की मात्रा है, जो वेस्टेज मटेरियल बचेगा बाद में, वो तो दोनों में सेम होगा। तो वही हमने किया, दोनों को सेम कर लिया बच्चों। अब सोल्व कर लो, 88 से भाग करो, 8 के 24, 8 के 24 तो 26, और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 9 30। और x क्या था, x वो सूखे फल थे बच्चों, x वो सूखे फल थे जो 264 किलोग्राम ताजे फलों से प्राप्त होंगे। मतलब ये है कि अगर आप 264 किलोग्राम ताजे फल लाए और आपने उनको रख दिया कुछ दिन के लिए, धूप में रखा है, जहाँ भी रखा वो मैटर नहीं है, ठीक है बच्चों। वो आपने जहाँ भी रख दिए, उसके बाद वो धीरे धीरे सूखेंगे। सूखने के बाद वो जो मटेरियल होगा 264 किलोग्राम का, वो बच्चों 30 किलोग्राम हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें जूस की मात्रा जो है, पानी की जो मात्रा है, वो निरंतर कम होती चली जाएगी। इसलिए ये डिफरेंस आया बच्चों कि 264 किलोग्राम ताजे फल थे, सूख गए तो वो कितने रह गए बच्चों, 30 किलोग्राम। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर समझना चाह रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है बच्चों, समझ लो। देखो 90% पानी है, तो 90% का फ्रैक्शन बच्चों हुआ 9/10। मतलब ये है कि जो भी लिक्विड होगा उसमें पानी है एक तो, और एक पल्प है। पल्प मतलब वेस्टेज मटेरियल, मतलब जूस निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचती है। तो पानी तो होगा, अगर टोटल क्वांटिटी 10 है तो पानी तो होगा बच्चों उसमें 9, तो 10 - 9 यानी 1 होगा उसमें पल्प। बताओ, अगर पानी 9 है तो 1 पल्प होगा, तभी तो टोटल 10 बनेगा, ठीक। फिर ये कब है, इसको इधर लिख लेते हैं 9/10 को। ये बच्चों कब है, जब वो फल कैसा है, ताजा फल। जब फल ताजा है तो पानी 9 है और पल्प उसमें 1 है, ठीक। और जब वो सूख गया तो उसमें 12%, तो 12% का फ्रैक्शन बच्चों कितना हुआ, 3/25। अगर वो क्वांटिटी टोटल 25 है तो उसमें 3 क्या है, पानी है। तो 3 अगर पानी है बच्चों, तो सूखा कितना होगा, सूखा होगा 21। पल्प जो होगा, ये सूखे फल है, सूखे फल में पानी अगर 3 है तो 21 क्या होगा, पल्प होगा 22 होगा, सॉरी, है ना। 25 - 3 यानी 22। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया? अनुपात बनाना बताओ। देखो 90% का फ्रैक्शन 9/10। 10 बच्चों को टोटल फल है, 10 किलोग्राम का फल है, तो 10 किलोग्राम में 90% मतलब 9 किलोग्राम तो पानी होगा, तो 1 किलोग्राम पल्प होगा, वेस्टेज मटेरियल। वैसे ही सूखा है 12%, मतलब 3/25। अगर टोटल सूख के 25 किलोग्राम रह गए हैं वो, तो 25 में से 3 तो क्या होगा, 3 तो क्या होगा, पानी होगा, और 25 - 3 22 होगा क्या बच्चों, पल्प, ठीक है। अब ताजे फल हैं या सूख गए रखने से, दोनों ही कंडीशन में जो पल्प की मात्रा है, जो वेस्टेज मटेरियल है, वो तो बराबर होगा। तो देखो क्या यहाँ बराबर है, यहाँ तो बराबर नहीं है। तो ये 22 है, तो यहाँ 22 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 22 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 22 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये 264 किलोग्राम क्या था, ताजा फल था। अब बच्चों ताजा फल जो बनेगा वो जूस प्लस पल्प, भाई जूस प्लस वेस्टेज मटेरियल यानी जूस और पल्प को मिलाने के बाद वो ताजा फल बन जाएगा। तो बच्चों इस कंडीशन में यहाँ ताजा फल कितना है हमारा, देखो भाई 22 × 9 कितना हुआ, 198, ठीक। 198 और 22 कितना हुआ, 220। तो टोटल जो ताजा फल हुआ बच्चों वो हुआ 220 यूनिट, ठीक। और है कितना, 264 किलोग्राम, ठीक है। बताओ समझ आया? अब सॉल्व कर लो। 22 ढाई 220 और 22 से बच्चों 22 या 20, 22 और 22 दूनी 44, या 2 पंजे 10 और 2 छन 12, यानी 5 यूनिट बच्चों कितने किलोग्राम के बराबर है, 6 किलोग्राम के। और हमसे पूछा क्या है, सूखा फल। अब सूखा फल तो कोई सा भी हो, जूस और पल्प को मिलाने पर ही तो बनेगा। तो बच्चों सूखा फल कितना होगा टोटल, 3 और 22 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का मान निकालना है। अब 5 यूनिट 6 किलोग्राम के बराबर है, 5 को 25 कैसे बनाएंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 × 5 = 25, तो 25 यूनिट बराबर 5 × 30 किलोग्राम। तो जो सूखे फल की मात्रा है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 30 किलोग्राम हो जाएगी।
बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो, चलो कोशिश करते हैं बच्चों। 90% पानी था बच्चों, 90% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 9/10। अगर वो क्वांटिटी फल की टोटल 10 है तो 10 में से 9 पानी होगा बच्चों, 90%। तो 9 पानी है तो 10 माइनस 9 यानी 1 पल्प होगा। ठीक है, फिर सूखे फलों में 12% का फ्रैक्शन 3/25। अगर सूखे फल 25 किलोग्राम है तो उसमें से पानी कितना होगा बच्चों? 3। तो 3 अगर पानी होगा तो 25 माइनस 3 यानी 22 क्या होगा? पल्प होगा। ठीक, अब दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो ताजे फल हो या सूखे फल हो, उन दोनों में जो पल्प की मात्रा होगी वो बराबर होगी। तो देखो यहाँ 22 है तो यहाँ 22 करने के लिए 22 से गुणा कर ली, इधर भी गुणा की 22 से। उसने कहा था जो सूखे फल है बच्चों वो 264 किलोग्राम है। अच्छा, हमारे हिसाब से टोटल सूखा फल कितना होगा? ताजा फल सॉरी, 22 गुणा 9 198, 198 और 22 कितना होगा बच्चों? 220। तो टोटल ताजे फल होंगे हमारे हिसाब से 220 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में दे रखा 264 किलोग्राम। तो 5 यूनिट का मान निकाल दिया 6 किलोग्राम। हमसे पूछा सूखा फल, तो सूखे फल बच्चों 3 + 22 यानी 25 यूनिट का मान बताना है। तो 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे। तो 30 किलोग्राम के वो सूखे फल होंगे। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताजे फलों में 80% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? ठीक है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं बच्चों कि 100 किलोग्राम अगर ताजे फल हैं, 100 किलोग्राम कैसे फल है बच्चों? ताजे। तो इनसे सूखने के बाद जो है मान लो वो x किलोग्राम मिलेंगे। तो x किलोग्राम क्या होंगे बच्चों? ये सूखे फल होंगे। ठीक है, अब जो ताजे फल हैं बच्चों, ताजे फलों में जो पल्प की मात्रा होगी, जब ताजे फलों में 80% पानी है तो 20% क्या होगा? पल्प होगा, सूखा मात्रा। ठीक, जो जूस निकालने के बाद बचा वेस्टेज जो सूखे हैं। अब देखो यहाँ दो चीज है सूखा, एक तो सूखा ये है कि जब जूस निकाल दिया उससे पूरा, तब वो बिल्कुल सूखा वेस्टेज मटेरियल मिलेगा, पल्प जिसे कहते हैं वो। और धूप में या किसी भी तरह रखने से जो सूख गए बच्चों, उसमें पानी और पल्प दोनों होंगे। ठीक, तो जो सूखे फल हैं इनमें भी तो पानी है, इनमें 20% पानी है। तो जो x किलोग्राम है बच्चों ये, इसमें 20% पानी है तो इसमें 80% पल्प होगा, इसमें 80% पल्प होगा। अब ये वाला पल्प और ये वाला पल्प होगा तो बराबर ही, क्योंकि क्वांटिटी तो जो 100 किलोग्राम ताजे फल थे उनको रखा तो अभी तो वो धीरे धीरे पानी की मात्रा तो कम हुई, पल्प जो है वो तो वैसे का वैसे ही बना रहेगा। ठीक, चलो तो बराबर कर दिया, दोनों पल्प बराबर होंगे। सॉल्व कर लो बच्चों, 20 चौक 80 और 4 से 25, तो x का मान कितना आया? 25। x बराबर 25 और x क्या था बच्चों? सूखे फल। तो सूखे फल कितने आ जाएंगे? 25 किलोग्राम आ जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप में। चलो और लिखते हैं। अभी तक वो क्या दे रहा था बच्चों? ताजे फलों की मात्रा दे रखा था, सूखे फल पूछ लिए थे। अगर वो सूखे फलों की मात्रा देगा, ताजे फल पूछेगा, तब भी तरीका तो सेम ही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताजे फलों में 60% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है, तो कितने किलोग्राम ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है इस बार। उसने कहा बच्चों कितने किलोग्राम, तो हमने मान लिया x किलोग्राम ताजे फल होंगे। तो x किलोग्राम ताजे फलों से जो 36 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे, 36 किलोग्राम कैसे फल मिलेंगे बच्चों? सूखे। ठीक है, तो ताजे फलों में से अगर जूस निकाल दें और सूखे हुए फलों में से जूस निकाल दें तो जो पल्प की मात्रा है बराबर होगी, वही कर रहे हैं। देखो x किलोग्राम ताजे फल हैं, इनमें से 60% पानी है बच्चों, तो 40% क्या होगा? पल्प। ये किसके बराबर होगा? 36 किलोग्राम जो सूख गए हैं फल, उनमें से 10% पानी बाहर निकाल दो, तो 90% क्या बचेगा? पल्प। वो इनके बराबर होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से भाग करेंगे, 4 नम 36, 9 नम 81। तो x बराबर कितना आया बच्चों? 81। x क्या था? ताजे फल। इसका मतलब 81 किलोग्राम, 81 किलोग्राम अगर ताजे फल हैं और उनको रख दिया जाए तो वो 36 किलोग्राम सूखे फलों में परिवर्तित हो जाएंगे।
बताओ, समझ आया? हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, ताजे फलों में 80% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है, तो कितने किलोग्राम ताजे फलों से 40 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे बच्चों। तो हमने मान लिया कि ताजे फल जो है वो x किलोग्राम है, कि x किलोग्राम अगर ताजे फल है तो रखने से जो सूख जाएंगे बच्चों, तो जो रखने के बाद जो सूखे फल प्राप्त होंगे वो 40 किलोग्राम होंगे। ये उसमें कह रखा है कि 40 किलोग्राम सूखे फल कितने ताजे फलों से मिलेंगे। तो जो x किलोग्राम ताजे फल है बच्चों, इनमें 80% पानी है तो 20% पल्प होगा, ठीक। अच्छा जो सूखे फल हैं, इन सूखे फलों में 10% पानी है तो बच्चों 90% पल्प होगा। तो जो पल्प की मात्रा है दोनों में बराबर होगी, ठीक है। सॉल्व कर दो, 20 दूनी 40 और 100 से 100, 90 गुणा 2 बच्चों 180। तो x बराबर आया 180। x क्या था? ताजे फल। तो ताजे फल कितने थे बच्चों? 180 किलोग्राम थे। अगर 180 किलोग्राम ताजे फल हैं बच्चों, तो रखने से जो सूख जाएंगे, सूखने के बाद 40 किलोग्राम सूखे हुए फल मिलेंगे। उनमें जो जल की मात्रा है, पानी की मात्रा या जूस की मात्रा है वो कम हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जूस निकालने वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है चलो जूस निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला टाइप देखते हैं बच्चों फिर क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में 500 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। 3 पेपर, एक परीक्षा है कोई भी, उसमें 3 एग्जाम है, 3 क्वेश्चन पेपर हैं 500 नंबर के, ठीक है। फिर एक छात्र पहले और दूसरे प्रश्न पत्र में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त करता है। कोई स्टूडेंट है वो पहले में तो 60% नंबर लाता है, दूसरे में 70% नंबर लाता है। यदि वह परीक्षा में कुल 70% अंक पाना चाहता है, मतलब वो पूरी परीक्षा में टोटल 70% नंबर लाना चाह रहा है, तो उसे तीसरा वाला जो प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पेपर तीसरा वाला, उसमें कितने परसेंट अंक चाहिए। तो बच्चों जब आपसे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मतलब आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा जाएगा, तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 500 चलो पहला तरीका समझ लो, तो पहले 500 है तो उनको लेकर चलो, उसके बाद बनना तो बच्चों 100 से करेंगे, ठीक। लेकिन समझ लो चलो 500 नंबर के बच्चों 3 पेपर हैं, 500 नंबर, 500 नंबर और 500 नंबर, ठीक है। अब पहला छात्र पहले में 60% नंबर ले आया, एक छात्र, अब इसका 60% बच्चों कितना होगा, 300, यानी छात्र को पहले पेपर में 300 नंबर मिल गए। दूसरे को 70%, तो इसका 70% बच्चों कितना हो जाएगा, 350, तो दूसरे पेपर में 350 नंबर आ गए। अब हमें ये बताना है कि इस तीसरे पेपर में वो कितने परसेंट नंबर लाए, जिससे कि पूरी परीक्षा में 70% नंबर आ जाए उसके। अब पूरी परीक्षा का पूर्णांक कितना है बच्चों, 500, तो पूरी परीक्षा का पूर्णांक है 1500 नंबर का। तो 1500 में अगर वो 70% नंबर लाएगा तो कितने नंबर होंगे, 1500 गुणा 70/100, 15 सत्ते 105। मतलब पूरी परीक्षा में बच्चों अगर उसके 1050 नंबर आ जाएंगे तो टोटल में 70% नंबर हो जाएंगे उसके, ठीक है। अच्छा वो पहले 2 पेपर में कितने नंबर ले आया, 300 और 350 कितने हुए बच्चों, 650। तो अगर वो 650 नंबर ले आया है तो उसे कितने नंबर और चाहिए 1050 लाने के लिए, घटा दो, 400 नंबर लाने पड़ेंगे उसे। तो इसका मतलब बच्चों वो तीसरे पेपर में, अगर वो तीसरे वाले पेपर में 400 नंबर ले आए तो टोटल में उसके कितने परसेंट हो जाएंगे, 70% नंबर हो जाएंगे। ये बताओ पहले ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, फिर से समझ लो। देखो एक बार, भाई 500 नंबर के 3 पेपर थे, पहले में 60% नंबर लाया तो 500 का 60% हो गया 300, दूसरे में 70% आया, 500 का 70% हो गया 350, और पूरी परीक्षा में चाहिए 70%। तो पूरी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 1500 है, 1500। तो पूरी परीक्षा में 70% लाएगा तो 1500 का 70%, यानी 1050 नंबर लाने चाहिए उसे। लेकिन वो 300 और 350 यानी 650 नंबर तो ले आया, तो तीसरे पेपर में कितने नंबर लाने हैं, 1050 में से 650 घटा दिए, तो तीसरे पेपर के नंबर आ गए 400। तो 500 में 400 नंबर लाने हैं, परसेंटेज पूछा है, तो देखो कितने परसेंट हुए, कितने नंबर है बच्चों, 400, कितने में से, 500 में से,
और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो 5 अट्ठे 40, मतलब अगर वो 80% नंबर लाएगा वो छात्र, अगर तीसरे पेपर में, थर्ड पेपर में वो 80% नंबर लाएगा, तब उसके टोटल में कितने परसेंटेज बन जाएंगे बच्चों? टोटल में उसके 70% आ जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक तरीके से और बता रहा हूँ इसे 100 मार्क का, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन बच्चों परसेंटेज में, आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो बच्चों, हमें तो परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो हमसे कहा है, हमने मान लिया कि पहला पेपर भी 100 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का है और तीसरा पेपर भी 100 नंबर का है। ठीक है, तो पहले पेपर में 60% मतलब 60 नंबर आए, दूसरे पेपर में 70% मतलब 70 नंबर आए। और उसने कहा पूरी परीक्षा में जो नंबर लाने हैं बच्चों वो 70% लाने हैं। तो पूरी परीक्षा में पूर्णांक कितना होगा? 300। पूरी परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? 300। और 70% नंबर लाने हैं, तो 300 का 70%, 300 का 70% बच्चों कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, इसका मतलब उसको जो है टोटल तीनों पेपर में 210 नंबर लाने हैं। अच्छा, वो पहले दो पेपर में कितने नंबर ले आया? 60 प्लस 70 यानी 130 नंबर ले आया। तो उसे कितने नंबर और लाने हैं? 80 नंबर और लाने हैं उसे। भाई 130 नंबर वो ले आया, ठीक है, और नंबर लाने कितने उसे? 210। तो कितने नंबर और चाहिए अभी? 80 नंबर और चाहिए। तो 80 नंबर कहाँ मिलेंगे? इस तीसरे वाले पेपर में 80 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो 100 में से 80 नंबर लाने हैं बच्चों तीसरे पेपर में, तो कितने परसेंट नंबर हो गए? 80%। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा आंसर, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो बच्चों आप। ठीक है, लेकिन हाँ 500 500 500 मतलब तीनों का अनुपात 1:1:1:1 है। तो देखो 1:1:1:1, मतलब रेशियो में वैल्यू ऐसी मानेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 100 मान लिया इसको, 200 मान लिया इसको, 300 मान लिया। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों जो प्रश्न पत्र हैं वो सेम नंबर के हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक परीक्षा में 200 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर। एक छात्र पहले और दूसरे प्रश्न पत्र में क्रमशः 80% और 60% अंक प्राप्त करता है। पहले में 80%, दूसरे में 60%। यदि वह परीक्षा में कुल 75% अंक पाना चाहता है, तो तीसरे प्रश्न पत्र में उसे कितने परसेंट अंक चाहिए? परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो आप 100 मान कर चलो। भाई पहला पेपर भी 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का, तीसरा पेपर भी 100 नंबर का। अब पहले को 80% मिले तो 100 का 80% बच्चों 80 मिले, दूसरे को 60% मिले तो 60 नंबर मिले। अच्छा, पूरी परीक्षा जो है पूरी परीक्षा है 300 नंबर की। यहाँ देखो 100 + 100 + 100 300 नंबर की, और पूरी परीक्षा में 75% अंक चाहिए। तो 300 का 75% बच्चों कितना हुआ? 225 नंबर। अच्छा, उसके नंबर कितने आ गए बच्चों? 140 नंबर तो उसके आ गए, चाहिए 225। तो कितने नंबर लाएगा वो? 60 20 80 5 85 85 नंबर लाएगा। अगर लेकिन 85 कहाँ से लाएगा? तीसरे पेपर में तो लाएगा। तो अगर बच्चों वो यहाँ 85 नंबर ले आए, ठीक है, अगर वो 85 नंबर ले आए, तो उसके टोटल 225 नंबर हो जाएंगे। और 300 में से 225 नंबर हो जाएंगे, तो बच्चों टोटल का 75% नंबर हो जाएंगे। तो तीसरे में 100 में से 80 85 नंबर लाने हैं, तो कितने परसेंट नंबर चाहिए बच्चों? 85%। ये आंसर है। तो तीसरे प्रश्न पत्र में उसे 85% नंबर लाने चाहिए, तब उसके टोटल जाकर 75% हो जाएंगे। बताओ समझ आया? कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 हैं। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाएं
और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाएं। तो ए में पुस्तकों की संख्या कुल पुस्तकों का कितना प्रतिशत है ये बताना है बच्चों। ठीक है, देखो करना क्या है, ए और बी, क्योंकि देखो क्वेश्चन बच्चों आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो कुछ मान लेते हैं। माने कैसे, पहले रेशियो देख लो आप लोग क्या है। उसने कहा बच्चों ए में उसकी 4/5 है, किसकी, बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है बच्चों। ठीक है, अब अगर बी में 5 पुस्तकें हैं तो बी का 4/5 यानी 4 ए में पुस्तकें होंगी। ये बताओ भाई, उसने कहा बच्चों बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी, किसकी, बी की, बी का 4/5 पुस्तकें ए में है, तो बी की पुस्तकें 5 मान ली हमने, तो ए की पुस्तकें कितनी होगी, 4। ठीक है, फिर क्योंकि परसेंटेज है बच्चों तो आप ऐसा करो 400 और 500 मान लो, ये ज्यादा आसान है। ठीक, अब उसने कहा बच्चों यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दें, तो पहला केस है, फर्स्ट केस, कि ए से 25% पुस्तकें उठाओ बच्चों। अब ए में पुस्तकें कितनी है, 400। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 400 का 25% कितना होगा बच्चों, तो आप बताएंगे 400 का 25% होगा सर 100। ठीक है, तो उसने कहा ए की 25% पुस्तकें मतलब 400 का 25% बच्चों 100 पुस्तकें, 100 पुस्तकें बी में रख दो। तो जब 100 पुस्तकें बी में रखेंगे तो ए में कितनी रह जाएंगी, 300, और बी में कितनी हो जाएंगी, 600। तो पुस्तकें तो 500, 400, 900 ही रहनी है भाई, ए से उठाई बी में डाल दी। ये समझ आया। फिर क्या लिखा बच्चों, और फिर मतलब अब बाद में, फिर बी से, अब ये सेकंड केस स्टार्ट हो गया बच्चों, दूसरा। उसने कहा बी से 25% पुस्तकें, तो बच्चे 600 हैं पुस्तकें बी में, तो बी का 25% कितना हुआ, तो बी का 25% हुआ 150। तो बी से 25% मतलब 150 पुस्तकें ए में रख दो। अगर यहाँ से 150 पुस्तकें यहाँ आएंगी तो 300 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 450। और 600 में से जब 150 पुस्तकें आप यहाँ ले आए तो यहाँ कितनी बची, 450। बताओ, ये समझ आया। इतना काम हो गया कि ए में रख दी। तो ए में पुस्तकों की संख्या, अब देखो बच्चों ए में पुस्तकों की संख्या, तो ए में पुस्तकों की संख्या कितनी है बच्चों, 450। ए में पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की, तो कुल पुस्तक कितनी है बच्चों, 450 और 450 यानी 900। तो कुल का 900 का कितना परसेंटेज है बच्चों, गुणा 100, 2 जीरो और 9 पंजे 45। तो कितना परसेंट है बच्चों, 50% है। और वैसे भी देखो बराबर बराबर हैं, जब बराबर बराबर है तो 50% ये होंगी, 50% ये होंगी। तो ये आंसर आ गया बच्चों। ए में कितने परसेंट पुस्तकें हैं, तो ए में तो पुस्तकों की संख्या कुल पुस्तकों का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो बच्चों ए में कितने परसेंट पुस्तकें हैं, 50% पुस्तकें। बताओ, समझ आया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो, कुछ नहीं है बेटा, बस केवल लैंग्वेज पढ़ते चले जाना है, एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ, उससे जो कंडीशन बन रही है वो बनाते चले जाओ। बस क्वेश्चन कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 था उसमें ए को बी से 10% कम अंक मिले, कॉमा बी को सी से 25% अधिक तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो बच्चों डी को कितने अंक मिले ये बताने हैं। ठीक है, अब एक तो तरीका है आप परसेंटेज का रेशियो बना लो फ्रैक्शन बनाने के बाद। ठीक है, या एक तरीका है बच्चों, एक क्रम लगा हुआ है यहाँ, उस क्रम को फॉलो करते हैं। ए का रिलेशन बी से, बी का सी से और सी का डी से है, तो सी का ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से है, तो आप डी को मान लो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो बच्चों देखो डी को मान लेते हैं कि डी को यहाँ पर एक्स नंबर मिले। ठीक है, डी को एक्स मिले। उसने कहा सी को डी से 20% कम मिले। सी को जो मिले बच्चों डी से यानी एक्स से 20% कम यानी 80% मिले। मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100 यानी 4x/5 किसको मिले, सी को। ये बताओ, ये समझ आया। देखो भाई जब आपने डी को माना है तो सी का रिलेशन डी से है, तो इसी लाइन को पढ़ो, शुरू से मत पढ़ो।
शुरू से ही बता दूंगा कैसा करेंगे। तो बच्चों सी को डी से 20% कम है ना, देखो भाई वो कह रहा है जो ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से, तो डी को मान लिया हमने, डी को एक्स मान लिया, तो सी को डी से 20% कम मिले, तो सी को डी से यानी एक्स से 20% कम यानी 80% मिले, 4x/5 सी को मिले। अच्छा सी का संबंध किससे है बच्चों, बी को सी से, तो बी को ले लो, बी को जो है सी से, मतलब 4x/5 से, सी से 25% अधिक मिले, 25% बच्चों 125/100, 25% अधिक, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा बच्चों x, यानी b को कितने मिले x अंक। ठीक है, चलो ठीक है। b का संबंध किससे है बच्चों, a से, उसने कहा a को b से 10% कम मिले, a को जो है वो b से, b को कितने मिले बच्चों x, x से 10% कम यानी 90%, ये किसको मिले a को मिले 9x/10। ये बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई, हमने कंडीशन एक मान ली और उसका संबंध जिस जिससे था उससे उनका रिलेशन निकालते चले गए। ठीक है, अच्छा उसने कहा बच्चों a को 360 मिले अंक, अच्छा a को कितने मिले हमारे हिसाब से 9x/10, a को मिले बच्चों 9x/10 और जबकि मिले कितने हैं 360, तो बराबर 360, तो 9 चौक 36 40, तो x बराबर कितना हुआ बच्चों 4000 अंक कैसा जाएंगे, कहाँ गलती कर दी, अच्छा सॉरी ये 9x/10 है बच्चों। ठीक, तो 10 × 40 कितना हो जाएगा 400, इसका मतलब x बराबर कितना है 400 है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चों उसने d के अंक, कि d को कितने अंक मिले, और d को कितने अंक मिले थे x, और x का मान कितना है 400, तो d को कितने मिले बच्चों 400 अंक मिले। अगर वो परसेंटेज पूछेगा तो 500 का यूज कर लेंगे कि 400 अंक मिले, कितने में से 500 में से गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 80%, 80%। बताओ समझ आया नहीं आया। तो मैंने आपको बताया कि a का संबंध b से है बच्चों, b का संबंध c से है, c का संबंध d से है, तो आप सीधे सीधे d को मान के चलो, d का मान पता चल गया c का पता चल जाएगा, c का पता चल गया b का चल जाएगा, b का पता चल गया a का पता चल जाएगा, वही कराना। ठीक है, और अगर मान लो आप शुरू से स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं है ना, तब भी कर लेंगे। देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन एक तरीका रेशियो बनाने वाला भी है बच्चों, परसेंटेज का रेशियो बना लो। चलो रेशियो से बता देता हूँ आपको, पहले रेशियो से करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग रेशियो से करना चाह रहे हैं बच्चों, तो देखो ऐसा करेंगे, पहले a और b से संबंध निकाल लो। उसने कहा बच्चों a जो है a को b से 10% कम मिले, a को b से 90% मिले होंगे। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि यहाँ से a अनुपात b कितना होगा बच्चों, तो a अनुपात b आप कह सकते हो कि b इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9:10। ठीक है, फिर कहो b को c से 25% अधिक मिले बच्चों, b को मिले जो है वो c से 25% अधिक, यानी c से 125/100। देखो b को c से 125% मिले, 25 पंजे 25 चौका, अगर आप c को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से b अनुपात c कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 5:4। ठीक, फिर उसने कहा a को c को d से 20% कम मिले, तो c को d से 20% कम मतलब बच्चों 80% मिले, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अगर d को इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से c अनुपात d आ जाएगा 4:5। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ABCD का अनुपात निकाल दो, ABCD। अब कई तरीके बताए थे आपको, एक डायरेक्ट वाला तरीका बताया था, परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट वाला तरीका कर रहा हूँ बच्चों। 4 पंजे 20 × 9 कितना हुआ 180, ये a का मान। 4 पंजे 20, 20 × 10 200, ये b का मान। 4 चौक 16, 16 ढाई 160, ये c का मान। 5 चौक 20, 20 ढाई 200, ये बच्चों d का मान। भाग हो सकता है तो भाग कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो 2 9 18, 2 ढाई 20, 2 8 16 और 2 ढाई 20। अब भाग नहीं होगा तो ABCD का अनुपात आ गया। उसने बच्चों a को दिए हैं 360 अंक, अच्छा a को कितने मिले 9 अंक। ठीक है, तो 9 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है 360 अंक के।
तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 40 अंक के। क्या पूछा है? डी को कितने अंक मिले? अच्छा, डी को कितने अंक मिले बच्चों? तो डी को मिले 10 यूनिट। तो 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 400 अंक। ठीक है, तो ये आंसर कि डी को कितने अंक मिले बच्चों? 400। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो आप इस तरह कर सकते हो। और मैंने ये ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी बच्चों परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, और परसेंटेज में ये चीज़ें सिखाई थी मैंने। ठीक है, कि यहाँ से ए बी सी डी का रेशियो किस तरह निकालेंगे। अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। देखो, पहले इन तीनों की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 गुणा 4 180। फिर इन दो की करेंगे और इसकी करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 गुणा 10 बच्चों 200। फिर तीसरे में इन दोनों की करेंगे 4 चौक 16, 16 था 160 160। फिर लास्ट में इन तीनों की करेंगे 4 पंजे 20 गुणा 10 200। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से करना जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है कि बी के नीचे बी लिखो, सी के नीचे सी लिखो, इस तरह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 30% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो मूल भिन्न बतानी है। मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन। भिन्न मतलब बच्चों फ्रैक्शन। जो पहले वाली भिन्न थी रियल में वो क्या थी वो बतानी है। अब देखो समझ लो, मान लो बच्चों, एक दो तरीके बताऊंगा इसमें। मान लो जो भिन्न है बच्चों फ्रैक्शन वो था x/y। भिन्न x/y थी। ठीक है, जिसमें x अंश है और y इसका हर है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। ठीक, फिर उसने कहा भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया बच्चों। अब भिन्न का अंश है x, जब इसे 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया अंश। x गुणा 120/100 ये अंश हो गया। मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज शुरू किया था कि परसेंटेज में वृद्धि होती है तो 100+% और कमी होती है तो बच्चों 100-%। तो वही हम कर रहे हैं। 120% हो गया, वृद्धि होगी। हर में 30% बढ़ा दिया। हर है y और इसको 30% बढ़ा दिया बच्चों तो ये 130% हो गया, यानी 130/100 हो गया। तो अब ये नया फ्रैक्शन आ गया, नई भिन्न। और नई भिन्न कितनी है? वो है 5/6, तो बराबर 5/6। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगली लाइन में लिखो x/y बराबर, सॉरी x/y गुणा 12/13 बराबर 5/6। ठीक है, अब x/y का मान पूछा है, x/y का मान निकाल लो बच्चों। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ 6/5 कर लेना बच्चों। इसको 6/5 कर लो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो लिख लो 6/5 कर लो तो 6/5 हो जाएगा और ये 6/5 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x/y बराबर, देखो 13 की गुणा 1 होगी, 1 के साथ होगी तो 13 और 2 की गुणा 5 के साथ होगी तो 2 पंजे 10। तो x/y क्या था? मूल भिन्न थी, तो जो कितना आया 13/10, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों बेसिक तरीका था। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, अगर कभी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज में कमी की जाए तो जो फ्रैक्शन है ना भिन्न, जो फ्रैक्शन है बच्चों, तो फ्रैक्शन आप 100/100 मान लो। फ्रैक्शन आप 100/100 मान लो। तो 100/100 मान लिया। अब अंश भी 100 है, हर भी 100 है। उसने कहा अंश को 20% बढ़ाया बच्चों, तो अंश है 100, 20% बढ़ाया तो अंश हो गया 120। हर को 30% बढ़ाया तो हर हो गया बच्चों 130। और जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया 6/5। अब वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों? वैल्यू निकालनी है मूल भिन्न की। 100/100 मतलब 1 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ से 1 रहना तो बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 13 गुणा 6 कितना हो जाएगा 78/12 गुणा 5 कितना हो जाएगा 60। और 6 से जब दोनों को भाग करेंगे तो 6 से 13 और 6 से 10। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो 1 यूनिट ही तो था। तो 1 यूनिट का मान बच्चों कितना है 13/10। या आप लोग इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, 100/100 मानकर। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया, वह हर को 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6, ये है 5/6, 5/6 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी? तो बच्चों मूल भिन्न x/y मान ली। दोनों तरीके से देख लो। अब अंश को 40% बढ़ाया तो अंश हो गया बच्चों x गुणा 140/100, ठीक है। और हर को कितना बढ़ाया? हर को 20% घटाया तो हर है y को 20% घटाया बच्चों 80% रह गया डिनोमिनेटर, बराबर। तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया? 5/6 हो गया, तो बराबर क्या 5/6। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल बच्चों। ये ऊपर आया 14x बटे नीचे आया 8y, बराबर कितना हुआ? 5/6। 2 3 6, 2 से 4, ठीक है। और भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब हमें x/y की वैल्यू बतानी है, तो x/y बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 7 या 21, तो आंसर आ जाएगा 10/21। x/y क्या था? मूल भिन्न, ओरिजिनल फ्रैक्शन था। बताओ समझ आया ना? वही है, वही चीज है। या आप 100/100 मान लो। देखो अंश को 100 माना, 40% बढ़ाया तो अंश हो गया 140, हर को 20% घटाया तो हर हो गया बच्चों 80, तो भिन्न हो गया 5/6 बराबर 5/6। 20 चौक 80 और 20 सत्ते 140। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 4 पंजे 20 और 7 छंग 42। 2 से अगर ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो 10/21, ये हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी मूल। या इस तरह कर सकते हो। बताओ कर लेंगे सब लोग? ठीक है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन थे बच्चों, वो कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस यही आएंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी करेंगे परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन, और अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप पर आप क्वेश्चन लिखकर या सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, फिर अब कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो नया टॉपिक बच्चों बताओ क्या पढ़ लें? मैंने आपको पहले तो बताया नहीं, चलो लेकिन चलो अब मैं पूछ नहीं रहा आपसे, मैं बता ही रहा हूँ। अब हम बच्चों पढ़ ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। तो कल लाभ और हानि के साथ आएंगे, किसको कितना लाभ करना है, किसको कितना हानि करना है ठीक है, उसके साथ मिलेंगे कल लाभ और हानि के साथ। और आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं बस, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।